हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा की दुनिया। तो आज हम बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर के पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट में टाइप्स ऑफ सेलुलर इंजरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में होम्योस्टैटिस एंड बेसिक्स ऑफ सेलुलर इंजरी को डिस्कस किया हुआ है। उस वीडियोस की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। ये यूनिट फर्स्ट का थर्ड वीडियो है हमारा, टाइप्स ऑफ सेलुलर इंजरी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन डैमेज, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज एंड राइबोसोमल एंड न्यूक्लियर डैमेज। इतने सारे टॉपिक को पॉइंट को हम अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस जल्दी जल्दी चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, जो लोग अभी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, 1000 सब्सक्रिप्शन कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करिए। तो टाइप्स ऑफ सेलुलर इंजरी को देखने से पहले हम अपने बेसिक्स को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करने के लिए फ्लो चार्ट को आप देखिए। ये हमारा नॉर्मल सेल है, ठीक है। नॉर्मल सेल का मतलब होम्योस्टैटिस कंडीशन है। होम्योस्टैटिस कंडीशन हमारी बॉडी की इंटरनल इन्वायरमेंट की मेंटेन है, बट अब उस पर कोई स्ट्रेस फैक्टर स्ट्रेस डाल रहा है, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव एजेंट, इटियोलॉजिकल एजेंट अब इस पर नॉर्मल सेल पे स्ट्रेस डाल रहा है। तो सेल्स क्या करेंगी, किसी चीज को अडॉप्ट करेंगी, ठीक है। अडॉप्ट करेंगी, इज कॉल्ड एडॉप्शन। जब तक वो अडॉप्ट करके रिस्पॉन्स शो करेंगी, जो भी स्ट्रेस है उसको अडॉप्ट कर लिया, फिर रिस्पॉन्स शो कर रही हैं, ठीक है, अपने फंक्शंस को कर रही हैं, तो वो हो गया एडॉप्शन। बट किसी भी चीज को अडॉप्ट करने की एक क्षमता होती है ना। जब वो अब अडॉप्ट नहीं कर पाएंगी, इनएबिलिटी टू अडॉप्ट, ठीक है, अडॉप्ट नहीं कर पाएंगी, तो क्या होगी, सेल इंजरी होगी, ठीक है। अब हमारे सेल जो है इंजर्ड होना स्टार्ट हो गए। इंजरी सबसे पहले क्या होगी, रिवर्सिबल होगी, ठीक है। अगर माइल्ड स्ट्रेस है तो इंजरी हमारी जो है रिवर्सिबल होगी। स्ट्रेस को हटाया, हमारी फिर से नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। हमारी सेल जो है वो ठीक से फर्दर ठीक हो जाएगी। देन अगर हमने स्ट्रेस को नहीं हटाया, ठीक है, सीवियर प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअसली स्ट्रेस दिया, तो अब हमारी सेल इरिवर्सिबल इंजरी होगी। इरिवर्सिबल इंजरी का मतलब अब ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं आएगी, फर्दर अब इन सेल्स की डेथ हो जाएंगी, नेक्रोसिस होगी या एपोप्टोसिस होगी। क्या समझ में आया? जैसे ये हमारा सेल है, ठीक है, सेल है, ये हमारा होम्योस्टैटिस कंडीशन में है, ठीक है, मेंटेन है होम्योस्टैटिस कंडीशन। इस सेल में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब इस पे वेरियस इटियोलॉजिकल एजेंट स्ट्रेस डाल रही हैं, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, वो हम इस पे स्ट्रेस डाल रही हैं। अब क्या होगा, स्ट्रेस डालेंगे तो सेल अडॉप्ट करेगी, ठीक, ये अडॉप्ट करेगी कि भाई जैसे बैलून है, बैलून में अगर आप स्ट्रेस डालते हो, अपने हाथ को अंदर ऐसे डालते हो, तो कुछ जब थोड़ा सा करेंगे तो बैलून अडॉप्ट करेगी, अपने आप को पीछे गिरेगी, आपके हाथ को अंदर ले जाएगी, ठीक है, जगह बनाएगी आपके हाथ के लिए, तो वो उसको अडॉप्ट कर रही है। बट अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आप उसको डाल रहे हो ना, तो अब उसमें इंजरी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब स्ट्रेस बढ़ जाएगा तो अब सेल की इंजरी होगी, हमारा सेल इंजर्ड होगा, ठीक है, इंजर्ड होगा। बट अब अगर इसी स्ट्रेस को थोड़े टाइम तक रखें तो हमारा जो सेल है वो रिवर्सिबल इंजर्ड होगा, ठीक है, रिवर्सिबल इंजर्ड होगा थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन। देन अगर ये ड्यूरेशन को हम लॉन्ग कर दें, स्ट्रेस हटाए ही ना, तो ये जो नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो रही थी, यहाँ से नॉर्मल सेल में जा रही थी, अगर स्ट्रेस को हमने हटा दिया तो ये नॉर्मल सेल में चली जा रही थी वापस फिर से। बट अगर स्ट्रेस को हटाए नहीं, कंटिन्यूअसली यहाँ पे स्ट्रेस को रखे, तो इरिवर्सिबल इंजरी होगी, इरिवर्सिबल इंजरी होगी, ठीक है, इरिवर्सिबल इंजरी होगी, मतलब सेल का डेथ हो जाएगा, प्रोग्राम सेल डेथ। इरिवर्सिबल इंजरी ऑल्सो नोन एज प्रोग्राम सेल डेथ। अब ये फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस।
नेक्रोसिस क्या होता है, पूरी तरीके से सेल डैमेज हो जाता है, ठीक है। और एपोप्टोसिस में क्या होता है, सेल की जो सेल है, मान लो ये, ठीक है, ये सेल के ऊपर की जो प्रोटीन होती है ना, वो श्रिंक कर जाती है, सिकुड़ जाती है पूरी तरीके से, जिससे ये अपना पूरा शेप ही चेंज कर देता है सेल, ठीक है। सेल शेप चेंज, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि हमारे बॉडी का सेल है, और इसको किल कर देता है। ये हमारा एपोप्टोसिस हुआ। और इसमें क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े में हमारी सेल डैमेज हो जाती है, ठीक है। ये हमारा सेल डैमेज है। तो ये हमारा 2 टाइप से सेल डैमेज हो रहा है, ये इसकी पूरी कंडीशन है, ठीक है। हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सेल इंजरी। हमारा नॉर्मल सेल है, उस पर बहुत सारी स्ट्रेस पड़ रही हैं, ठीक है, स्ट्रेस हो रहा है, तो क्या होगा, अब हमारा सेलुलर इंजरी होगा, हमारा सेल बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है। 2 तरीके से हो रहा है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। अगर सेल पे जो स्ट्रेस दिया जा रहा है वो माइल्ड ट्रांसिएंट स्ट्रेस है, तो हमारा रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी। देन सीवियर एंड परसिस्टेंट स्ट्रेस है, लगातार आप उसमें कंटिन्यूसली सीवियर स्ट्रेस दे रहे हैं, तो हमारा इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी। जैसे आपको मैं बताऊं, अगर आप वो ले लो, मैं जो स्ट्रेस बॉल होती है, स्ट्रेस बॉल ऐसे आप स्ट्रेस बॉल पे अगर स्ट्रेस दे रहे हैं, ऐसे दबाते हैं ना स्ट्रेस बॉल को, ठीक है, स्ट्रेस बॉल को ऐसे दबा रहे हैं, अगर हमने उस पे से प्रेशर हटा दिया ना, तो वो फिर से अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी हमारी वैसी ही है कि अगर हम उस पर स्ट्रेस दे रहे हैं तो वो इंजर्ड होगी, देन अगर स्ट्रेस को रिमूव कर रहे हैं तो वो नॉर्मल कंडीशन में फिर से आ जाएगी। लाइक स्ट्रेस बॉल की तरह, अगर आप स्ट्रेस बॉल पे से अपने हाथ को हटा रहे हो ना, स्ट्रेस को हटा रहे हो, तो वो फिर से अपने शेप में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी के लिए एग्जांपल में समझिए, जैसे जो 10 रुपये वाला, जैसे 5 रुपये वाली प्लास्टिक की बॉल होती है छोटी वाली, आप उसको ना स्ट्रेस दो, प्लास्टिक की जो छोटी बॉल होती है उस पर आप स्ट्रेस दो, अगर एक बार उसने अपने शेप को चेंज कर लिया, अगर आप स्ट्रेस को हटाओगे भी ना, तो वो उसकी शेप वैसी ही रहेगी, चेंज ही रहेगी, ठीक है। वो नॉर्मल फिर से पूरा सर्कल में नहीं आएगी, गोले में नहीं आएगी, तो वो क्या होगी, हमारी इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो गई, जिसमें हमारे जो सेल हैं वो डेथ कर जाते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ होती है। 2 टाइप्स के होते हैं, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, ठीक है। 1 बाय 1 समझते हैं। रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या है, समटाइम्स इंजर्ड सेल रिकवर्ड बैक इफ द स्ट्रेस इन माइल्ड टू मॉडरेट, दिस इज नोन एज रिवर्सिबल सेल इंजरी। स्ट्रेस माइल्ड या मॉडरेट हो, अगर उसको वापस ले लिया जाए, हटा दिया जाए, तो सेल अपने पुराने कंडीशन में फिर से आ जाती है, इस कॉल्ड रिवर्सिबल। अगर जो स्ट्रेस है वो सीवियर और परिस्टेंट है, सीवियर और परिस्टेंट है, और उस पर लगातार वो क्या नाम है स्ट्रेस दिया जा रहा है, तो हमारा सेल जो है वो डाइट कर जाएगा। ऐसे कंडीशन को हम इरिवर्सिबल सेल इंजरी कहते हैं। फिगर के थ्रू हम समझते हैं, हमारा नॉर्मल सेल है, ठीक है, प्रॉपर नॉर्मल सेल है, इंजर्ड हुआ रखा है, तो रिवर्सिबल डैमेज, ठीक है। ये क्या करेगी, अगर स्ट्रेस यहाँ पे दे रहे हैं हम, रिवर्सिबल है, देन अगर स्ट्रेस को रिमूव कर दिया तो ये फिर से इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड इरिवर्सिबल से ये सीवियर स्ट्रेस है, सीवियर स्ट्रेस इस पे दिया जा रहा है। अब क्या हो रहा है, ये इरिवर्सिबल डैमेज हो रहा है। इरिवर्सिबल डैमेज में ये वापस दोबारा नहीं जाएगी नॉर्मल सेल की तरफ। अब क्या होगा, इसका सेल डेथ हो जाएगा। इरिवर्सिबल सेल इंजरी ऑल्सो नोन एज प्रोग्राम सेल डेथ। 2 टाइप से डेथ होता है, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। 1 बाय 1 सबको समझते हैं और उनकी पैथोफिजियोलॉजी को भी समझते हैं। तो हम अपने इस वीडियो में टाइप्स के बारे में, उनके कॉजेस के बारे में, कैसे हो रही है वो इंजरी और उनके क्या पैथोजेनेसिस है, इसको डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी को। इंजरी, इसकी डिफिनीशन को अभी हमने डिस्कस ही किया कि सेल पे अगर माइल्ड और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोई स्ट्रेस दिया जाए, देन उसमें इंजरी आ रही है, अगर उस स्ट्रेस को हम हटा लें तो फिर सेल अपने पुराने कंडीशन में आ जाएगी। तो ये हो गया रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो हम इनको समझने के लिए पहले सेल्स के नॉर्मल फंक्शंस को समझते हैं कि ये हमारा नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल में ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल का सबसे बाहरी लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिनका वर्क आयन को ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप उनमें से एक है, आयन को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी का प्रोडक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या करता है, ग्लाइकोलिसिस
बनाता है, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लाइकोलिसिस जब पाथवे वर्क करता है तो एटीपी का प्रोडक्शन होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, एनारोबिकली कंडीशन में। न्यूक्लियस, ये क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, जो कि डीएनए फ्रेगमेंट स्ट्रक्चर होता है। एंड राइबोसोम का वर्क होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। ये हमारे नॉर्मल सेल का वर्क होता है। बट अब इस पर हम स्ट्रेस दें, ठीक है। हाइपोक्स स्ट्रेस कैसे दे सकते हैं, क्या क्या कॉजेस हैं, क्या कारण है। हमारे रिवर्सिबल सेल इंजरी के 2 रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट तो है इस्चीमिया, सेकेंड है हाइपोक्सिया। जब हम सेल पे स्ट्रेस दें, इस्चीमिया एंड हाइपोक्सिया कंडीशन रखें, वो भी कितने टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। ये टर्म याद रखना बहुत जरूरी है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, इस्चीमिया एंड हाइपोक्सिया। तो सबसे पहले समझते हैं इस्चीमिया क्या होता है। इस्चीमिया का मतलब होता है लैक ऑफ ब्लड, लैक ऑफ ब्लड फ्लो, ठीक है। लैक ऑफ ब्लड फ्लो, लैक ऑफ ब्लड फ्लो होगा तो रिजल्ट के थ्रू क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। क्योंकि ब्लड का वर्क क्या होता है, ब्लड क्या सेल्स के पास क्या ले जाता है, पता ही होगा ना, कि न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन ले जाता है। अगर हमारे इस सेल को ब्लड प्रॉपर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो मतलब सेल को न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इस्चीमिया का मतलब होता है लैक ऑफ ब्लड फ्लो, रिजल्ट के थ्रू क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है हमारे सेल्स को, ठीक है। एंड हाइपोक्सिया का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन या रिड्यूस्ड ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और अब दोनों टर्म आपको सेम लगने लगे होंगे। तो इस्चीमिया एंड हाइपोक्सिया में पहले हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं कि इस्चीमिया जो है उसके ऑलवेज रिजल्ट क्या होगी, हाइपोक्सिया होगा। इस्चीमिया का जो रिजल्ट है, ठीक है, वो हाइपोक्सिया ही होगा, ठीक है। अगर इस्चीमिया हो रहा है, ब्लड का फ्लो कम हो रहा है, ठीक है, सेल तक प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होनी ही है, ठीक है। तो इस्चीमिया ऑलवेज रिजल्ट इन हाइपोक्सिया, बट हाइपोक्सिया कैन अकर विदाउट इस्चीमिया। मतलब अगर ब्लड का फ्लो भी प्रॉपर है फिर भी ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है तो वो कंडीशन हमारा हाइपोक्सिया हुआ। किसी और रीजन की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो वो कंडीशन हमारा हाइपोक्सिया हुआ। तो ये आपको समझ में आया होगा, होप करती हूँ इतना। इस्चीमिया एंड हाइपोक्सिया में डिफरेंस, ये बहुत बड़ा टर्म तो नहीं है बट इम्पॉर्टेंट जरूर है। नॉर्मल सेल एंड ये अगर इस पर अब हमारा स्ट्रेस पड़ रहा है, इस्चीमिया एंड हाइपोक्सिया कंडीशन हो रही है, तो अब हमारे सेल में क्या होंगे, उनकी क्या क्या पैथोजेनेसिस होंगे, कैसे हमारी सेल इंजर्ड होगी, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, डैमेज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डैमेज होगा, देखते हैं कैसे होगा। हमारा सेल है, ठीक है, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हमारा सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप होता है, इसको हम सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप बोलते हैं, ठीक है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप बोलते हैं, ठीक है। इस पंप का वर्क क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना आयन का करता है, सोडियम को अलाउ कर, दिस पंप अलाउज एक्टिवेट ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आउट ऑफ द सेल, सोडियम को आउट ऑफ द सेल ले जाता है, एंड डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम इनटू द सेल, एंड पोटेशियम को अंदर लेके आता है। इसका ये वर्क होता है किसके प्रेजेंट में, एटीपी के प्रेजेंट में, ठीक है। बट अगर हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो जाए, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो रहा है इस्चीमिया एंड हाइपोक्सिया की वजह से, एटीपी का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, इसको अब एटीपी नहीं मिल रही है, ठीक है। लोअर्ड एटीपी इन द सेल इंटरफेयर विद दिस मेम्ब्रेन रेगुलेटेड प्रोसेस। अब एटीपी इसको प्रॉपर नहीं मिल रही है तो इसकी जो ये प्रोसेस है ये प्रॉपर नहीं होगी। जैसे अगर आपके कॉलेज में टीचर को सैलरी नहीं मिले तो टीचर पढ़ाएगा नहीं, भाई जहाँ मिलेगा उसको पैसा वहाँ जाएगा ना, तो जॉब करेगा वहाँ। तो वैसे ही अगर इसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये वर्क नहीं करेगा, बैठ जाएगा, ठीक है। आपके घर में कोई काम करने वाले होंगे, कोई भी, आप उनको पैसा दोगे तभी वो काम करेंगे, ठीक है, उनको खाने पीने को दोगे तभी वो काम करेंगे ना। तो वैसे ही इनको जब एटीपी मिलेगी तभी ये वर्क करेंगे, ठीक है। अगर एटीपी नहीं मिल रही है तो ये पंप वर्क नहीं करेंगे। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होने की वजह से एटीपी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, मतलब एटीपी इनको प्रॉपर अमाउंट में मेम्ब्रेन को नहीं मिल पा रही है, सेल मेम्ब्रेन को, जिससे क्या होगा, अब इसके रिजल्ट के थ्रू क्या होगा, इंट्रासेलुलर अक्यूमुलेशन होगा, सोडियम एंड पोटेशियम डिफ्यूजन होगा आउट ऑफ सेल, ठीक है। अब सोडियम पोटेशियम का ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो डिफ्यूज हो जाएगा आउट ऑफ द सेल, जिससे क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम इन द
लीड्स ऑफ इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर वाटर एंड टू मेंटेन ऑस्मोटिक कंडीशन विच इज नोन एज हाइड्रोडोपिक स्वेलिंग अकर। मतलब कि अब क्या होगा, ये हमारा सेल है, ठीक है, अगर ये पंप जो है वर्क नहीं कर रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप जो है वर्क नहीं कर रहा है, तो सेल के अंदर वाटर रिटेंशन हो जाएगा, ठीक है। वाटर का रिटेंशन जब होगा तो हमारा सेल क्या करेगा, स्वेल करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सेल की स्वेलिंग हो गई। अगर यही एटीपी इसको फिर से मिलने लगे, एटीपी हम देने लगे, ठीक है, ये जो स्ट्रेस था वो रिमूव हो जाएगा, तो एटीपी मिलने लगेगा, हमारा माइटोकॉन्ड्रियल फिर से वर्क करने लगेगा, तो क्या होगा, हमारा सेल फिर से पुराने वाले कंडीशन में वापस आ जाएगा और ये जो पंप है प्रॉपर वर्क करने लगेगा। ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज है, ठीक है। एक ये हो गया। नेक्स्ट दूसरा समझते हैं, अगर ऐसे ही और भी आयंस होती हैं, ठीक है, अगर एटीपी हमें कम मिल रहा है तो हमारी जो फॉस्फोलिपिड हमारे सेल है, सेकेंड टर्म, ये हमारा फर्स्ट टर्म था, सेकेंड समझते हैं, ये हमारी सेल है, फॉस्फोलिपिड रेयर है यहाँ पे, जो कि क्या करती है, फॉस्फोलिपिड रेयर क्या करती है, रिक्वायर्ड है कंडीशन फॉर रिपेयर मेम्ब्रेन, ये हमारी मेम्ब्रेन को रिपेयर करती है, फॉस्फोलिपिड जो लेयर है, ठीक है, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड रेयर होती है। फॉस्फोलिपिड रेयर हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्या करती है, रिकवर करती रहती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी के प्रेजेंस में, ठीक है। फिर यहाँ पे एटीपी अगर इसको नहीं मिल रहा है ना, हमारा सेल प्रॉपर अमाउंट में एटीपी नहीं मिल रहा है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, एटीपी नहीं मिलेगा, तो फर्दर क्या होगा, हमारा जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाएगा, और मेम्ब्रेन जब डैमेज होगा तो मेम्ब्रेन के यहाँ पे जो है सोडियम एंड कैल्शियम जो पंप है, सोडियम कैल्शियम पंप है जो ऑपरेट कर रहा है मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो भी हमारा बंद हो जाएगा, जिससे हमारे सेल के अंदर कैल्शियम का रिटेंशन बढ़ जाएगा। ये अगर पंप हमारा वर्क करना बंद कर दे तो सेल के अंदर कैल्शियम बढ़ जाएगा, सेल के अंदर कैल्शियम बढ़ेगा तो हमारा सेल जो है, सॉरी सेल हमारा ऐसा नहीं हो जाएगा, सेल हमारा स्वेल कर जाएगा, मोटा हो जाएगा, ठीक है, ये सेल अब हमारा स्वेल कर गया। ये हमारा सेकेंड टर्म है। इन दोनों को फ्लो चार्ट मैं ऑलरेडी दे दूंगी, उसमें आप देख लेंगे एक बार। तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे डैमेज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी का प्रोडक्शन रिड्यूस हो रहा है, सिंपल टर्म्स है इसका, रिड्यूस एटीपी प्रोडक्शन। अगर हमारे लिविंग सेल को रिक्वायर होती है कॉन्टिन्यूअस सप्लाई टू ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस एटीपी, एटीपी का प्रोड्यूस क्या है, एरोबिकली कंडीशन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। अगर हाइपोक्सिया एंड इश्कीमिया कंडीशन हो जाए, ऑक्सीजन इसको ना मिले तो एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो रिड्यूस एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है। ये सिंपल इसका टर्म है। हाइपोक्सिया कंडीशन के रिजल्ट के थ्रू क्या क्या कॉज कर सकता है हाइपोक्सिया, आरबीसी डिसऑर्डर, हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, ये सारी चीज़ें हमारी हाइपोक्सिया कॉज कर सकता है। यहाँ पे सेकंड लिख दिया गया है एनारोबिकली साइटोप्लाज्म ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। यहाँ पे एनारोबिकली जब ऑक्सीजन, सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलता है ना, तो साइटोप्लाज्म में क्या करता है, ग्लाइकोलिसिस पाथवे करता है, और ऑक्सीजन के अब्सेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन के अब्सेंस में एटीपी बनाने लगता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी एटीपी बनेगा। फर्दर हमें बस इतना समझना है, रिड्यूस एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है। एटीपी कैसे कम होगा, हमारे सेल्स को ऑक्सीजन एंड ब्लड नहीं मिलेगा, फाइनली ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, न्यूक्लियर क्लम्पिंग। न्यूक्लियर क्लम्पिंग को हम समझते हैं कि क्लम्पिंग कैसे हो रही है, तो ये हम समझते हैं जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ठीक है, हमारे सेल्स को हाइपोक्सिया इश्कीमिया कंडीशन की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हमारा माइटोकॉन्ड्रियल वर्क नहीं कर रहा है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, एटीपी का प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बनाता है, ठीक है, अब नहीं बनाएगा। तो अब क्या करता है, साइटोप्लाज्म क्या करता है, साइटोप्लाज्म क्या करता है, एनएरोबिकली कंडीशन में ग्लाइकोलाइटिक पाथवे को एक्टिवेट करता है और एटीपी का प्रोडक्शन करता है ऑक्सीजन के अब्सेंस में, ठीक है। कब करता है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है, हमारा माइटोकॉन्ड्रियल जो है वो फंक्शन करना बंद कर देता है, उस कंडीशन में हमारा साइटोप्लाज्म ऑक्सीजन की अब्सेंस में ग्लाइकोलिसिस पाथवे को एक्टिवेट करती है और एटीपी का प्रोडक्शन करती है, ठीक है, एटीपी का प्रोडक्शन करती है, जिसके रिजल्ट के थ्रू क्या होता है, ग्लाइकोजन का डिप्लीशन होने लगता है और एक्यूमुलेशन होता है
एक्यूमुलेशन होता है लैक्टिक एसिड का। समझ में आ रहा है? अगर जैसे ऑक्सीजन के एब्सेंट में जो एटीपी बनती है ना, एटीपी के साथ साथ लैक्टिक एसिड भी वहाँ बनता है। आप ग्लाइकोलिसिस पाथवे बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एटीपी अगर ऑक्सीजन के एब्सेंट में बन रही है तो साथ में इसके साथ सेकेंड प्रोडक्ट हमारा लैक्टिक एसिड बनेगा। यही लैक्टिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे क्रोमेटिन के क्लम्प में, क्योंकि इस लैक्टिक एसिड का इंट्रासेलुलर जो पीएच है बहुत ही लो होता है। तो फेल इन इंट्रासेलुलर पीएच देन क्या होता है, इंट्रासेलुलर लैक्टिक एसिडोसिस होने लगती है। हमारी लैक्टिक एसिडोसिस होने लगती है, जिसके थ्रू हमारे न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन है उसके क्लम्प बनने लगते हैं। क्लम्प का मतलब गुच्छा बनने लगता है। ये हमारा इंट्रासेलुलर लैक्टिक एसिडोसिस एंड न्यूक्लियर क्लम्पिंग बोथ बोल सकते हैं। समझ में आया इनका? अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है तो फर्स्टली हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो रहा है। देन एनारोबिक कंडीशन में हमारी ग्लाइकोलाइसिस पाथवे एक्टिवेट हो रही है और जनरेट कर रही है एटीपी को। देन इसके रिजल्ट के थ्रू क्या होता है, हमारा रैपिड डिप्लीशन होता है ग्लाइकोजन का एंड एक्यूमुलेशन होता है लैक्टिक एसिड का। इस लैक्टिक एसिड का जो इंट्रासेलुलर पीएच है बहुत ही लो होता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस होती है एंड इसके रिजल्ट के थ्रू हमारे न्यूक्लियस में क्रोमेटिन की क्लम्पिंग होती है। ये हमारा फुल प्रोसेस है न्यूक्लियर क्लम्पिंग का, ठीक है। अगर फर्दर हम इस स्ट्रेस को हटा लेते हैं ना तो हमारा फिर से जो सिस्टम है वो फिर से वर्क करने लगता है। यही हमारा रिवर्सिबल सेल इंजरी है, प्रॉपर फिर से फंक्शन करने लगेगा। नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है ना, प्रोटीन की सिंथेसिस ये हमारा जो राइबोसोम है, ठीक है। राइबोसोम अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है हमारे सेल्स को, ठीक है, हाइपोक्सिया कंडीशन है, इसमें क्या होता है हमारा जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी ऑपरेटर्स है वो स्वेल करने लगता है, ठीक है। इसके रिजल्ट के थ्रू हमारा जो राइबोसोम है वो डीअटैच्ड हो जाता है, डीअटैच्ड होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ईपीआर से, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये डीअटैच्ड हो जाता है, जिसके थ्रू हमारा जो सेल्स के अंदर राइबोसोम है, अगर ये ईपीआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डीअटैच्ड हो रहा है तो सेल के अंदर जो ईपीआर है वो क्या होता है, डिसअपियर होने स्टार्ट कर देता है। साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम है वो डिसअपियर होता है और डिसअपियर होगा तो हमारा जो राइबोसोम का फंक्शन है वो नहीं होगा। अगर इसका फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो भाई राइबोसोम ही प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, जब ये फंक्शन नहीं करेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। इससे हमारा क्या होगा, रिड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो इसमें हम आप ऐसे लिख सकते हैं, ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस हाइपोक्सिया कंडीशन मेम्ब्रेन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी ऑपरेटर स्वेल कर जाता है। राइबोसोम क्या करता है, ईपीआर से डीअटैच्ड हो जाता है, जिससे राइबोसोम साइटोप्लाज्म में डिसअपियर होता है और प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, उसके फंक्शंस बंद हो जाते हैं और इसके रिजल्ट के थ्रू प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है। सिंपल। तो ये हमारे रिवर्सिबल सेल इंजरी के पूरे टर्म्स हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन्स हैं जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, बट हम लोग ने शॉर्ट नोट पढ़ लिया, इतना बहुत है अगर इनको आप अच्छे से पढ़ते हैं। और हाँ, मैं कुछ जो स्लाइड्स दी हूँ उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चीज़ों को इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, फ्लो चार्ट में भी आप चीज़ों को लिख सकते हैं और पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। आप थोड़ा नोट्स और बढ़ा लीजिएगा, ठीक। तो वीडियो बहुत लंबी होने वाली है तो इसलिए हम इरिवर्सिबल को नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है तो आप लोग देखते तो है नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियोस को लाइक करना ना भूलो। थैंक यू सो मच।